चलिए, तो आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को ज्ञात ही है कि हमने ज्योग्राफी के जो खंड ख है उसमें आपदा है उसको पढ़ा रहे हैं। आज खंड ख का इकाई 6 होगा। वैसे पिछले क्लास में भी इस इकाई का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज का पॉइंट होगा सुनामी क्षेत्र में गृह निर्माण। इस तारीख है क्या? आज का पॉइंट होगा सुनामी क्षेत्र में गृह निर्माण। इसको नोट करने से पहले समझ लीजिए कि क्या है। मैं बता दूं आप लोगों को, सुनामी समुद्र तट के पास उठने वाली भयंकर और विनाशकारी लहर को कहा जाता है। और इस क्षेत्र में गृह मतलब घर के निर्माण करते समय कुछ बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे घर का निर्माण समुद्र तट से दूर और ऊंचे स्थान पर बनाना चाहिए। घर जब भी सुनामी क्षेत्र में बनाना चाहिए वह सुनामी रोधी बनाना चाहिए। घर के चारों ओर मजबूत चार दीवारी, जिसको बाउंड्री कहते हैं हम लोग, वो बनाया जाना चाहिए। साथ ही सुनामी से बचने के जो उपाय है उसे अपनाना चाहिए। इतना ही नहीं, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में घर हर संभव ईंट, कंक्रीट से बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह से आपने समझ गए होंगे कि सुनामी क्षेत्र में गृह का निर्माण करते वक्त किस चीज को ध्यान में रखना चाहिए और इससे क्या लाभ होता है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सुनामी क्षेत्र में गृह निर्माण करते समय निम्नलिखित बात को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान से देखे। 1 नंबर, भवन समुद्र तट से दूर ऊंचे स्थान पर बनाया जाना चाहिए। 2 नंबर में, भवन सुनामी रोधी बनाया जाना चाहिए। 3 नंबर में, सुनामी की आशंका वाले तटीय क्षेत्र में मकान के चारों ओर मजबूत चार दीवारी का निर्माण किया जाना चाहिए। 4था नंबर, भवन कम से कम 100 मीटर तट से दूर बनाया जाना चाहिए। तो हमने सुनामी क्षेत्र में गृह निर्माण पर अपना विचार दिए, किस तरह से सुनामी क्षेत्र में गृह निर्माण
किया जाना चाहिए और कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सा बात को ध्यान में रखना चाहिए, इसको समझाया और लिखाया भी। इस पर अगर किसी का क्वेश्चन है, अगर इसमें कोई चीज है जो आप नहीं समझे हैं तो कर सकते हैं क्वेश्चन। सर 2 नंबर का सर फिर से बताइए। जी 2 नंबर का सर। भवन सुनामी रोधी बनाना अनिवार्य है। सर सुनामी रोधी कैसे? आप जब इंजीनियर के पास जाइएगा, घर बनाने लगिएगा, तो उसका अलग एक मापदंड होता है, वो आपको सलाह देंगे कि ऐसे ऐसे बनाइए। अगला और कोई? सुनामी रोधी क्या है सर? जी सुनामी रोधी क्या है? सुनामी रोधी है कि इस तरह से घर बनाया जाता है कि उस पर सुनामी का प्रभाव लगभग नहीं पड़ता है या कम पड़ता है, क्योंकि सुनामी में जो क्षति करने की क्षमता आती है उसको ध्यान में रखकर घर बनाया जाता है। परिणाम स्वरूप घर पर सुनामी का प्रभाव या उससे नुकसान कम होती है। क्या कुछ कह रहे थे आप? ठीक है सर, आगे बढ़िए। सुनामी का रफ्तार कितना होता है? जी सुनामी का रफ्तार कितना होता है सर? जी सुनामी का रफ्तार एक निश्चित नहीं होती है, वो तो समुद्री क्षेत्र में जो सुनामी उत्पन्न करने वाले जो कारण है ना, उस पर डिपेंड करता है कि कारण कितने भयावह होते हैं, उससे उसकी रफ्तार निश्चित होती है। तो चलिए अब अगला पॉइंट शुरू करते हैं। अगला पॉइंट होगा आपका बाढ़ का सहअस्तित्व। इसको भी लिखने से पहले समझ लीजिए। बाढ़ का सहअस्तित्व का मतलब हुआ बाढ़ का ताकत। बाढ़ का ताकत क्या है, बाढ़ कितना प्रभाव डाल सकता है, वो हुआ। तो मैं बता दूं आप लोग को कि बाढ़ एक प्राकृतिक विनाशकारी आपदा है, लेकिन इससे होने वाली तबाही से भी बचा जा सकता है, क्योंकि लगभग बाढ़ संभावित क्षेत्र का भी हमें पता है। इतना ही नहीं, बाढ़ के मौसम का भी पता है, और आज के वैज्ञानिक युग में बाढ़ के पूर्वानुमान भी बहुत हद तक लगाया जा रहा है। अगर इतनी चीज जानकारी है हमें, तो इससे बचने का उचित प्रबंधन के द्वारा हम बाढ़ के अस्तित्व को, बाढ़ के क्षमता को, बाढ़ से होने वाली बर्बादी को कम कर सकते हैं। इसके लिए उचित प्रबंधन की जरूरत है। तो आपने बाढ़ का सहअस्तित्व को समझ गए। अब हम आप लोगों को इसके विषय में दिखाते हैं। अब इसको नोट कीजिए। बाढ़ एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इससे होने वाली तबाही से भी बचा जा सकता है, क्योंकि लगभग बाढ़ संभावित क्षेत्रों का हमें पता है। साथ ही साथ बाढ़ के मौसम का भी पता है। इतना ही नहीं, बहुत हद तक बाढ़ का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। पैराग्राफ चेंज। अतः बाढ़ का सहअस्तित्व काफी मजबूत है, फिर भी इसके प्रभाव से उचित प्रबंधन के द्वारा बचा जा सकता है। तो इस तरह से हमने बाढ़ के सहअस्तित्व को सरल ढंग से समझाने और लिखाने का प्रयास किया। अब अगर कोई इसमें दिक्कत है, डाउट है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। सर पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है?
पूर्वानुमान का मतलब हुआ पहले अनुमान लगा लेना। जैसे कि बादल को आकाश में आप देखते हैं और कहते हैं कि बारिश होगी, कपड़ा उपड़ा बाहर में है, ले आइए। ये पूर्वानुमान हुआ ना कि बारिश होने की। बारिश नहीं भी होती है, होती भी है, यही हुआ पूर्वानुमान। प्रबंधन क्या है? जी, प्रबंधन मतलब प्रबंधन मतलब होता है व्यवस्था करना। कोई भी काम को जो सफल करते हैं उसके लिए आप जो कुछ भी व्यवस्था करते हैं वही उसका प्रबंधन कहलाता है। जी सर। चलिए तो अब हम सर लोग क्या होता है? जी, सर क्या होता है? स्व अस्तित्व का मतलब होता है किसी का क्षमता, किसी का ताकत। इसको भी लिखने से पहले समझ लीजिए। आपको हमने पिछले क्लास में सुखार क्या है वो बताए थे। आज भी थोड़ा सा उसका रिवीजन कर दें। हमने बताए थे आपको कि सिंचाई के लिए जब उचित जल उपलब्ध नहीं हो पाती है तो उसी स्थिति को सुखाड़ कहा जाता है। और आज सुखाड़ का सह अस्तित्व हमें पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि सुखाड़ भले ही प्राकृतिक आपदा है लेकिन उपस्थित होती है और इसके उपस्थित होने पर सिंचाई के लिए जल की अपार कमी हो जाती है, अर्थात भूमि में जो नमी होती है वो कम हो जाती है, जिससे सबसे अधिक फसल की बर्बादी होती है, खेत की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इतना ही नहीं, अन्न की भी कमी होने की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात अकाल पड़ने की भी संभावना हो जाती है। तो इससे भी बचने के लिए हमने पिछले ही क्लास में उपाय बताए हैं कि सुखाड़ से बचने का क्या उपाय है। उसको अगर हम अमल करेंगे तो सुखाड़ के सह अस्तित्व अपने आप कम हो जाएगा। तो हमने सुखाड़ के ताकत को समझाया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सुखाड़ अचानक नहीं होता है बल्कि यह संकेत देकर आता है, लेकिन इसकी अंत की अवधि निश्चित नहीं रहती है, जिससे इसके अधिक बर्बादी की संभावना बनी रहती है। परंतु विभिन्न विधियों द्वारा जल का प्रबंध कर इससे होने वाले क्षति को कम किया जा सकता है। पुनर्विराम देखें। सुखाड़ 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में समान सुखाड़, 2 नंबर में कृषि सुखाड़, 3 नंबर में मौसमी सुखाड़। इसमें सबसे अधिक बर्बादी कृषि सुखाड़ से होती है। तो इस तरह से हमने सुखाड़ का सह अस्तित्व को बड़ी ही सरल शब्दों में समझाने और लिखाने का प्रयास किया। अब आप लोग को कहीं भी अगर किसी भी तरह का डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। सर सुखाड़ भूमि और बंजर भूमि में क्या अंतर है? जी सर, एक बार अवधि आप क्या फिर होता है? से क्वेश्चन करें। सुखाड़ भूमि और बंजर भूमि में क्या अंतर है? मेरे भाई, सुखाड़ उसको कहा जाता है जो पानी के कारण से भूमि अनुपजाऊ हो गया है। अगर उसमें पानी का व्यवस्था कर दिया जाए, सिंचाई का व्यवस्था कर दिया जाए तो फिर से वो भूमि उपजने लगेगा। और बंजर भूमि उसको कहा जाता है जिसमें फसल उत्पादन की क्षमता है ही नहीं। अगर पानी का भी व्यवस्था किया जाए तो उसमें उतनी फसल का उत्पादन नहीं हो सकती है। अगला अवधि से होता है। जी,
अवधि सर। अवधि होता है समय, अर्थात किसी भी काम के करने का जो दो निश्चित बिंदु होते हैं उसके बीच जो समय होता है उसी को अवधि कहते हैं। प्रबंध मतलब सर। प्रबंध मतलब व्यवस्था करना। यस सर। चलो मेरे भाई, 5 के पढ़ाई को यहीं पर बंद करना पड़ रहा है।